Good morning everybody. Now today we are going to discuss about third method of dimension analysis. ये मेथड थोड़ी लेंदी है लेकिन इजी है. इस मेथड के अंदर किसी एक फिजिकल क्वांटिटी नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है तो उसकी फार्मूला डायमेंशन एनालिसिस से हम डिराइव कर सकते हैं. फिर से रिपीट कर रहा हूँ. किसी एक फिजिकल क्वांटिटी नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है तो उस फिजिकल क्वांटिटी की इक्वेशन हम डायमेंशन एनालिसिस से डिराइव कर सकते हैं. ओके, तो ये थर्ड मेथड है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड ऑन द मास ऑफ स्फीयर, लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. फिर से बता रहा हूँ. The periodic time of simple pendulum depend on mass of sphere, length of pendulum and acceleration due to gravity. So now derive the formula of periodic time of simple pendulum. Periodic time of simple pendulum. So now periodic time depend mass of sphere मतलब m raised to a, length of pendulum l raised to b and acceleration due to gravity, so g raised to c. Okay, combined equation t is equal to k, m raised to a, l raised to b, g raised to c. It's called equation number 1. Now here k is a dimensionless क्योंकि constant है, proportionality constant मतलब वो क्या रखेंगे dimensionless, and a b C is belongs to R. ABC belongs to R. Okay. Now दोनों साइड जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसकी हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखना शुरू करेंगे. ओके, सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला पीरियडिक टाइम m0 l0 t raised to 1. Now k is a dimensionless. m मतलब मास, so m raised to 1 raised to a, l मतलब length l raised to 1 raised to b, acceleration due to gravity. So now dimension formula is m0 l1 t minus 2 raised to c raised to c. So now m0 l0 t raised to 1 total m raised to a, l raised to b, l raised to c, t raised to minus 2c. Okay, now here m0 l0 t raised to 1. Okay, here m raised to a, l raised to b plus c, sorry, and then t raised to minus 2c. Now compare the power both the side. दोनों साइड की जो पावर है वो हम कंपेयर करेंगे. कंपेयर द पावर बोथ द साइड. सो नाउ फर्स्ट इक्वेशन a इज इक्वल टू 0. देखो 0 0, a इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन b प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड इक्वेशन माइनस 2c इज इक्वल टू 1. ये कंपेरिजन a इक्वल टू 0, b प्लस c इक्वल टू 0, माइनस 2c इक्वल टू 1. तो फर्स्ट a की वैल्यूशन हो गई. ओके, यहाँ c मिलेगा. c इज इक्वल टू माइनस 1/2. c इज इक्वल टू माइनस 1/2. नाउ एट दिस मैग्नीट्यूड हियर, so now b is equal to 1/2. So now from equation 1, now from equation 1, so now from equation 1 सभी मैग्नीट्यूड यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. t is equal to k, m raised to a मतलब m raised to 0, sorry, l raised to b
So L raised to 1 by 2 and G raised to C, so G raised to minus 1 by 2. So now T is equal to K, L raised to 1 by 2, G raised to minus 1 by 2 and T is equal to K raised to 1 by 2 का मतलब स्क्वायर रूट माइनस था, डिनोमिनेटर में रख दिया। ओके, जब ये प्रैक्टिकली जब प्रूव होता है तब पता चलता है कि के की वैल्यू क्या है। बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपको क्वेश्चन में लिख के देंगे के की वैल्यू क्या है। मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, हियर के इज इक्वल टू 2 पाई। ओके, ये प्रैक्टिकली मिलता है एंड देयरफॉर टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L upon G is the equation of periodic time for simple pendulum। तो स्टार्ट कैसे किया था कि periodic time depend on mass, periodic time depend on length and periodic time depend on acceleration due to gravity। तो proportional to m raised to a, proportional to L raised to b, proportional to G raised to c करके लिखना है। क्लियर? याद क्या रखेंगे, K is a proportionality constant और उसकी डायमेंशन फॉर्मूला m0 L0 T0 और बाद में हम इसको कंपेयर करना शुरू करेंगे। क्लियर? बाद में इसको कंपेयर करना शुरू करेंगे तो अपने आप ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ लास्ट फॉर्मूला इज टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इसका मतलब ऐसा हुआ कि पीरियोडिक टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन मास, क्योंकि ए रेस टू 0 है, सॉरी ए इक्वल टू 0 मिला, तो पीरियोडिक टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन मास। ये जिस तरह की, क्योंकि जब आप 11th में प्रैक्टिकल करेंगे तो सेकेंड टर्म के अंदर ये सब प्रैक्टिकल में है कि आप सिंपल पेंडुलम अरेंज करेंगे फॉर डिफरेंट लेंथ, इसको ऑसिलेट करेंगे, सो 20 ऑसिलेशन की आप टाइम नोट डाउन करेंगे, देन डिवाइड बाय 20 इज अ पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम की डेफिनेशन ही यही है, टाइम टेकन फॉर कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। से लैब के अंदर 20 ऑसिलेशन की टाइम नोट डाउन की जाती है एंड देन डिवाइड बाय 20 इज कॉल्ड द पीरियोडिक टाइम। क्लियर? तब यही फार्मूला से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये पूरी क्वेश्चन वो थर्ड मेथड थी, डायमेंशन एनालिसिस की थर्ड मेथड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है कि लैब में और एक प्रैक्टिकल होगा स्प्रिंग का। आपने आगे भी कंप्लीट किया कि स्प्रिंग के किसी एक एंड पे आप वेट रखेंगे और बाद में इसको ऑसिलेट करेंगे तो स्प्रिंग इस तरह से ऑसिलेट होती है, तो उसके लिए भी पीरियोडिक टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, मैं इसकी इक्वेशन बता रहा हूँ। Okay, now the periodic time of spring depend on mass and depend on spring constant। देखो जब फर्स्ट टाइम आप ये फिजिकल क्वांटिटी पढ़े स्प्रिंग कांस्टेंट, या उसको फोर्स कांस्टेंट भी बताया जाता है। ये दोनों इक्वल है, जिसको के करके लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? के, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। उसकी यूनिट है न्यूटन अपॉन मीटर। कैसा है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ये पता चलना चाहिए तब जाके हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इधर हमने आगे एक फार्मूला पढ़ी थी, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एज फॉर एग्जाम्पल किसी स्प्रिंग का आप स्ट्रेस करेंगे, ओके, तो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की ओर आएगा, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है, किस ओर होता है? अंदर की ओर। क्लियर? मतलब स्प्रिंग बाहर की ओर आप डिस्प्लेस करेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स अंदर होगा, इसलिए इसको माइनस करके लिखा गया है। क्लियर? तो इसको क्या बताया जाएगा? तो इसको बताया जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट एंड देयरफॉर के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। ये तो है ओनली फॉर डायरेक्शन, एफ और एक्स बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन और बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड देयरफॉर नेगेटिव, सो के इज इक्वल टू एफ बाय एक्स। ओके, एंड देन यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर। ओके, अब कैलकुलेशन में इसकी भी डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, तो लिस्ट में आप एक और ऐड कर देना, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट में डायमेंशनल फार्मूला बना के दे रहा हूँ, m1 L1 T-2 for force and therefore L raised to 1. So dimensional formula m1 L0 and T-2, m1 L0 T-2। ओके, ये किसकी डायमेंशनल फार्मूला होगी? k के लिए। यहाँ लिख रहा हूँ डायमेंशनल फार्मूला k इज इक्वल टू m1 L0 T-2।
ओके ना, ओरिजिन न्यूमेरिकल पे आ जाता है। ओके, स्प्रिंग की पीरियडिक टाइम डिपेंड ऑन मास, जो अब किसी के एंड पे रखेंगे वो मास, और सेकंड स्प्रिंग कांस्टेंट। सो डिटरमाइन equation of periodic time of spring. Okay, periodic time depend on mass, so m raised to a. Periodic time depend on spring constant, so k raised to b. So now t is equal to, okay, k dash, क्योंकि आगे लिखा है, so k dash m raised to a and k raised to b. Okay, now here k dash is a proportionality constant, and therefore dimensional formula of k dash is equal to m0 l0 t0, and a and b belongs to r. Okay, so for equation number 1, now first write down the dimensional formula both the side. So now dimensional formula, periodic time m0 l0 t raised to 1. Now dimensional formula k dash is 0 0 0 because it is a proportionality constant. Clear? Then mass. Okay, mass, so m raised to 1 raised to a, k मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट. सो डायमेंशनल फार्मूला इज m1 l0 t minus 2 raised to b. So now m0 l0 t raised to 1, m raised to a, m raised to b, l raised to 0, t raised to minus 2b. ओके, कंपेयर द पावर बोथ द साइड. ओके, पहले इसको कंप्लीट करके दे रहा हूँ. m रेस टू a प्लस b, l रेस टू 0, t रेस टू माइनस 2b, एंड हियर m0 l0 t रेस टू 1. ओके, दोनों साइड की पावर आप कंपेयर करेंगे. कंपेयर द पावर बोथ द साइड. तो फर्स्ट इक्वेशन इज a प्लस b इक्वल टू 1 is 0. a plus b is equal to 0. Then l raised to 0, l raised to 0, तो कंपेयर करने की जरूरत है ही नहीं. थर्ड, सो माइनस 2b इज इक्वल टू 1. माइनस 2b इक्वल टू, तो पहली मैग्नीट्यूड मिलेगी b के लिए, b इज इक्वल टू माइनस 1/2. कंप्लीट. Now add this magnitude in first equation, and therefore a is equal to 1/2. सो बी दोनों की मैग्नीट्यूड मिल गई. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं? t इज इक्वल टू k डैश m रेस टू a मतलब 1/2, k रेस टू b मतलब माइनस 1/2. So again t is equal to k dash root m upon k. Now here also k dash is equal to 2 pi by practical, and therefore t is equal to 2 pi under root m upon k. The formula of periodic time of spring. Clear? So both numerical are equivalent. ज़्यादा कुछ डिफरेंस है ही नहीं, लेकिन मेन चीज़ है डायमेंशनल फार्मूला रहनी चाहिए. और आज हमने एक और डायमेंशनल फार्मूला लिस्ट में ऐड की, नया इक्वेशन, क्या? फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट. क्लियर? m1 l0 t minus 2. ओके, देन नेक्स्ट. Okay, now third question. Third question is the freely fall object. freely fall object का मतलब क्या होता है कि जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है. ओके, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम फ्रीली फॉल करेंगे तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0. कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, इसके एक्सेलरेशन क्या बताएंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो लोगों ने बताया कि सपोज आप इसको फ्रीली फॉल करेंगे तो h हाइट या h डेप्थ पे यहाँ से लेफ्ट किया, h डिस्टेंस के बाद
उसकी वेलोसिटी h डिस्टेंस के बाद उसकी वेलोसिटी की फार्मूला डिपेंड ऑन हाइट एंड डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सपोज मैंने यहाँ से इसको फ्रीली फॉल किया, ओके, यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। आफ्टर ट्रेवल्ड h डिस्टेंस इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सो वेलोसिटी डिपेंड ऑन डिस्टेंस and velocity depend on acceleration due to gravity. Okay, so now v proportional to h raised to a, now v proportional to g raised to b, so now v is equal to k h raised to a g raised to b is called equation number 1 here. Now here again the dimensional formula of k m0 l0 t0 and a and b belongs to r. Now write down the dimensional formula both the side. Okay, now the dimensional formula velocity m0 l1 t minus 1. Okay, k is a constant value, have no dimensional formula. Now h, so dimension of length, so l raised to 1 raised to a. Now acceleration, so m0 l1 t minus 2 raised to b. So now l raised to a, l raised to b, t raised to minus 2b, and therefore m0 l1 t minus 1 m0 l raised to a plus b t raised to minus 2b. Clear? Okay, now first comparison, अब दोनों साइड कंपेयर करना, तो फर्स्ट कंपेरिजन m raised to 0 m raised to 0, तो कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सुना a plus b is equal to 1, a plus b is equal to 1. Okay, now 2b is equal to minus 1, 2b is equal to minus 1. Okay, फर्स्ट वैल्यूएशन यहाँ से आएगी, माइनस माइनस कैंसिल करो, b is equal to 1 by 2, substitute this value, so now a is equal to 1 minus is equal to, तो a is equal to 1 by 2 and b is equal to 1 by 2. So now from equation 1, v is equal to proposed static constant k h raised to 1 by 2 g raised to 1 by 2. क्लियर? तो इसका मतलब k इन स्क्वायर रूट g h. Okay, here practical value of k is equal to root 2 and therefore original formula is velocity v is equal to 2gh. velocity v is equal to 2gh. किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फ्रीली फॉल करेंगे तो आफ्टर h डिस्टेंस, आफ्टर ट्रेवल्ड h डिस्टेंस, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज v इक्वल टू अंडर रूट 2gh. क्लियर? लास्ट एंड फोर्थ न्यूमेरिकल आज ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जो भी कंप्लीट करना है प्रॉपरली करना है। आज 4 न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे। ओके, आपको पता है कि जब वायर से करंट पास होता है, क्लियर, तो आपने ओम्स लॉ वाली फॉर्मूला लिखी होगी कि सपोज वायर से करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट इज आई, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज V, और बाद में आपने लिखा था कि V इज इक्वल टू आई आर एंड देयरफॉर R इज इक्वल टू V अपॉन I. क्लियर? तो जब किसी भी वायर से आप करंट पास करेंगे तो वायर हीट हो जाता है। वायर क्या होता है? हीट। और जब वायर हीट होता है तो हीट एनर्जी डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक करंट, हीट एनर्जी डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस एंड हीट एनर्जी डिपेंड ऑन टाइम। कितने टाइम तक करंट पास किया, डिपेंड ऑन टाइम। तो हीट करंट की
अरे हीट पास करेंगे तो करंट पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा। तो हमको फॉर्मूला कंप्लीट करने की हीट एनर्जी की फॉर्मूला क्या होगी। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अब तक इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज ये दोनों की डायमेंशनल फार्मूला लिखी हुई है। इसकी डायमेंशनल फार्मूला m0 L0 T0 a⁻1 और इसके लिए लिखा था m0 L0 T1 एंड a1। आज हम पोटेंशियल की फार्मूला लिखेंगे और रेजिस्टेंस की भी फार्मूला लिखेंगे। इसकी पोटेंशियल की और रेजिस्टेंस कैसे बताएं इधर। चलो एक और फार्मूला W = VIT। W मतलब वर्क, V मतलब पोटेंशियल, I इलेक्ट्रिक करंट और टाइम। अब चेक करो, आपको पोटेंशियल की डायमेंशनल फार्मूला नहीं पता लेकिन वर्क की पता है, करंट और टाइमिंग की पता है। V = क्या लिख सकते हैं, W अपॉन ओके वर्क की फार्मूला m1 L2 T-2 a⁻1 एंड T⁻1। सो नाउ डायमेंशनल फार्मूला पोटेंशियल m1 L2 T-3 a-1। सो नाउ डायमेंशनल फार्मूला पोटेंशियल साइड पे लिख के रखते हैं m1 L2 T-3 a-1। क्लियर। ओके पोटेंशियल क्यों फाइंड किया। सपोज आपको पोटेंशियल पता चल जाता है तो रेजिस्टेंस भी पता चल जाएगा। ओके डायमेंशनल फार्मूला पोटेंशियल m1 L2 T-3 a-1 डिवाइड बाय a⁻1। now dimension for of resistance m1 L2 T-3 a-2। so now for resistance m1 L2 T-3 a-2। क्लियर। तो आज थोड़ी ज़्यादा डायमेंशनल फार्मूला हम पढ़े, एक स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट की। उसके बाद आज पोटेंशियल की डायमेंशनल फार्मूला कंप्लीट की, साथ साथ में हमने रेजिस्टेंस की भी डायमेंशनल फार्मूला कंप्लीट की। अब वो न्यूमेरिकल कंप्लीट करते हैं। कौन सा न्यूमेरिकल, फिर से क्वेश्चन बता रहा हूँ। जब वायर से करंट पास होगा तो वायर हीट होता है। सो हीट एनर्जी डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक करंट, हीट एनर्जी डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ वायर, हीट एनर्जी डिपेंड ऑन टाइम पासिंग थ्रू अ करंट। ओके सो नाउ हीट एनर्जी H is proportional to I⁻A, proportional to R⁻B, proportional to T⁻C, and therefore H is equal to K I⁻A R⁻B T⁻C। equation number 1। here formula it is complete करो। dimensional formula of K m0 L0 T0 and A B C belongs to R। now write down the dimensional formula both the side। okay heat energy H मतलब heat energy। so energy की formula m1 L2 T-2 k dimensionless। okay e⁻1 raised to A। okay रेजिस्टेंस की फॉर्मूला m1 L2 T-3 a-2 raised to B and therefore timing so T⁻1 raised to C। okay डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे हैं डायरेक्ट m1 L2 T-2। ओके m⁻B लिख सकते हैं m⁻B L⁻2B T⁻3B plus C -3 plus C and A plus 2B। ओके जब कंपैरिजन करना है तो M L और T है, यहाँ A तो है ही नहीं, सो A⁻ क्या लिख देंगे 0। नाउ कंपेयर
or both the side. So now first equation is b is equal to 1. Second 2b is equal to 2. So again b equal to 1, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. Then third minus 3b plus c is equal to minus 2. a plus 2b is equal to 0. Okay, now b is equal to 1. b is equal to 1. ओके, गलती हुई है इधर. रेजिस्टेंस की फॉर्मूला में माइनस आएगा, और रेजिस्टेंस की फॉर्मूला में माइनस आएगा तो ये भी माइनस होगा. ओके, फिर से m1 l2 t minus 3 a minus 2. सो ये मल्टीप्लिकेशन -2 और माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा. ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट b इक्वल टू 1. सो a minus 2 इक्वल टू 0. सो फर्स्ट आंसर a इज इक्वल टू 2. ओके, b इक्वल टू 1 तो था ही. अब बाकी क्या है, c कैलकुलेट करना, तो इससे आंसर मिल जाएगा. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग -3 b इज इक्वल टू 1 प्लस c इक्वल टू 2. So now c is equal to, ये उधर गया तो प्लस, वो -2. So now from equation 1, h is equal to k I raised to a, r raised to b मतलब 1, t raised to c मतलब 1. So formula h is equal to k I square RD. But here k is equal to 1, practical value of k 1. So now h is equal to, formula is a I square RT. क्लियर? तो इस तरह से हिट एनर्जी की फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगी. ये 4 मेजर न्यूमेरिकल थे. सो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेडली भी है, टेक्स्ट में भी दिए है, तो इसकी प्रैक्टिस लिख के कंप्लीट करना है. क्लियर? तो आज इतना ही रखेंगे.